नमस्कार दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज से हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टॉप 1000 करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि एग्ज़ाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखेंगे। मैंने 2023 के एग्ज़ाम के बाद सबूत वाली वीडियो बनाई और आपको 78 क्वेश्चंस दिखाए बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ। 2 ही नोट दी गई थी आपको, कुछ ही घंटों में तैयार कर सकते थे। पहली नोट थी यूपी पीसीएस के पिछले 28 वर्षों के महत्वपूर्ण तथ्य वाली नोट और दूसरी करंट अफेयर की। अभी भी सबूत वाली वीडियो है, चैनल पे आप देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इस सीरीज़ की कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं, इधर उधर के फालतू टॉपिक्स कवर नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, टू द पॉइंट बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक ले लिए तो उसी पे बकवास चल रही है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। नहीं, जो बात महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही बात नोट में शामिल होती है, वही चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। इसके बाद जब आप टू द पॉइंट ये चीज़ें देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको समय की बचत होगी। आप कम समय में चीज़ें तैयार कर पाएंगे, तो आपके समय की बचत भी हो रही है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस सीरीज़ की एडवांस पीडीएफ नोट आपको पहले से दी जा रही है। यानी कि इस वीडियो में जो आगे आप पढ़ने वाले हैं उसकी नोट पहले से दी जा चुकी है ग्रुप में। अगर आपने नहीं ली है तो आपको क्या करना है, यूपी पीसीएस यूपीएससी की बहुत सारी नोट्स आपको मिल रही हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर पिन किया हुआ एक कमेंट है, उसमें एक लिंक है, आप उसे क्लिक करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कौन कौन सी नोट्स आपको मिल रही हैं। ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि इस सीरीज़ को राहुल सर कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ से राहुल सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज को। लेकिन उसके पहले यदि आप लगातार करंट अफेयर से अवगत रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कहीं ना कहीं आपने करंट अफेयर पढ़े हुए हैं, तो आपको इन प्रश्नों के सवाल पता होंगे। और यदि नहीं पता है तो नीचे जितने भी करंट अफेयर पढ़ाए गए हैं उनको ध्यान से पढ़िए, ताकि इन सवालों के जवाब आपको आ सकें। और ये सवाल बिल्कुल वैसे ही सवाल हैं जैसे आयोग के द्वारा पिछले वर्ष, उसके पिछले वर्ष और उसके पहले पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, आयोग जिन जिन टॉपिक से जिस तरह के सवाल पूछता है, ठीक वैसे ही करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने पिछले वर्ष भी देखा, 35 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से करंट अफेयर से ही फंसे हुए थे। 1000 करंट अफेयर से सीधे सीधे, इनडायरेक्टली भी कई क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, 23 क्वेश्चन सीधे सीधे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, आप इनको अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और यदि नहीं पता है तो करंट अफेयर्स को ध्यान से देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में अप्सपा अब लागू किया गया है, कहाँ कहाँ लागू किया गया है, मतलब कब लागू किया गया था। ये यहाँ पर कब लागू किया गया था, भारत में अप्सपा कब, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है अप्सपा। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अप्सपा की शुरुआत कब हुई थी, कब लागू किया गया था। ठीक है। और भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भाषा फिल्म श्रेणी के लिए 2024 में ऑस्कर एंट्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, यहाँ सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है किस भारतीय फिल्म को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 आइज संगठन अभी बड़ा चर्चा में रहा है, ये इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं ये आपको बताना है। I2U2 इस संगठन का गठन कब किया गया था, अभी ये भी चर्चा में रहा है। सितंबर में आयोजित होने वाले पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किसने किया है, ये इसका जवाब दीजिए। चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख किन देशों के मध्य एक विवादित क्षेत्र है, ये आपको पता होगा कि कई सालों से यह चर्चा में है, अभी फिर से चर्चा में आया हुआ है। और पुराने संसद भवन को हाल ही में क्या नया नाम दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भोज वेटलैंड निम्न में से किस राज्य में स्थित है, अभी थोड़ा चर्चा में रहा है, इसलिए जो NGT है उसने इस पर कमेंट किया है इसमें, इसलिए चर्चा में रहा है। ठीक है। अगला है, एकात्मकता की प्रतिमा या स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किस महापुरुष से है, ये आपको बताना है। ये जो कुछ प्रश्न है, ये इनके जवाब आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और यदि नहीं पता है तो ध्यान से आगे आने वाले सभी करंट अफेयर्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है, भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय। कार्टोग्राफी क्या होती है,
कार्टोग्राफी मैपिंग को कहते हैं। जब किसी क्षेत्र का मैप बनाया जाता है तो इसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। और कार्टोग्राफी संबंधित जो पहला संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाया गया है ये उत्तराखंड के मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय इसका नाम है, ये उत्तराखंड में बनाया गया, ठीक है। और ये भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है और एशियाई विकास बैंक की सहायता से इसका नवीनीकरण किया गया है, ADB। और यह संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का पुराना घर है। जॉर्ज एवरेस्ट कौन? जिनके नाम पर एवरेस्ट का नाम रखा गया, ठीक है। चलिए आगे है अप्सपा के बारे में। अभी हाल ही में अप्सपा क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अप्सपा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो भारत सरकार ने 1958 में इस अधिनियम को लागू किया था। सबसे पहले अप्सपा कब आया था? 1958 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ये क्या है? यह एक फिल्म है। 2018 एवरीवन इज अ हीरो। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह घोषणा की है कि केरल बाढ़ पर आधारित, केरल में जो बाढ़ आई थी उस पर आधारित सुपरहिट मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए 2024 में एकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है, ठीक है। और इस फिल्म के निर्देशक कौन है? डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर हैं जूड एंथोनी जोसेफ, ठीक है। और यह फिल्म अगस्त 2018 में भारी बारिश के कारण केरल को प्रभावित करने वाली भीषण बाढ़ का वर्णन करती है और बहुत बेहतरीन फिल्म है, ठीक है। चलिए चौथा टॉपिक क्या है? चौथा टॉपिक है फाइव आइज अलायंस। बहुत चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि कनाडा के साथ भारत के जो संबंध हैं वो बिगड़ रहे थे और कनाडा फाइव आइज अलायंस का एक सदस्य है, तो ये चर्चा में आया। अभी चर्चा में क्यों है वो देख लीजिए। कनाडा में अमेरिका के जो राजदूत हैं डेविड कोहेन, इन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्या का भारत के खिलाफ जो आरोप है वो फाइव आइज भागीदारों के बीच साझा खुफिया जानकारी पर आधारित था, ठीक है। यानी कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था भारत पर कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है वो फाइव आइज अलायंस के द्वारा ही साझा किया गया था। अब हरदीप सिंह निज्जर कौन है? तो हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का एक प्रमुख है। आपसे ये भी सवाल पूछा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा हरदीप सिंह निज्जर कौन है, तो यह किस संगठन का अध्यक्ष था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे आप फाइव आइज की बात करते हैं। फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है। खुफिया गठबंधन किनका? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और USA। आप इन सभी देशों में कुछ कॉमन देख पा रहे हैं। ये सभी देश मेनली इंग्लैंड से, मतलब इंग्लैंड के एक प्रकार से उपनिवेश रहे हैं या यहाँ पर ईसाई लोगों का ही मुख्य रूप से बसाव है, ठीक है। इन सभी जगहों पर इंग्लैंड का मेन रूप से वर्चस्व रहा है एक समय में, और इन सब देशों ने मिलकर एक फाइव आइज नाम का खुफिया गठबंधन बनाया है। और ये लोग करते क्या हैं? एक दूसरे को सिग्नल इंटेलिजेंस साझा करते हैं, किसी भी प्रकार की खुफिया जानकारी एक दूसरे को साझा करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइव आइज में कौन कौन से देश हैं। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों आपस में हो गए। कनाडा और USA ये भी आसपास के देश हैं, और यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। 5 देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली। तो सितंबर 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने नई दिल्ली में इंडियन ऑयल द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल को हरी झंडी दिखाई है। किसने विकसित किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है और नई दिल्ली में इसे चलाया गया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस सिर्फ पानी उत्सर्जित करेगी। भाई जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन जलेगा तो उसके रिएक्शन में क्या निकलता है? पानी निकलता है, और इससे किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नवीकरणीय स्रोत से बिजली का उपयोग करके पानी को विभाजित करके लगभग 75 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। ये बनाया किससे जाएगा हाइड्रोजन? ये पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करके बनाया जाएगा, ठीक है। पानी को विभाजित करके बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है?
संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम क्यों चर्चा में रहा है? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम इसलिए चर्चा में रहा है, हाल ही में I2U2 में कौन कौन से देश हैं? दो आई मतलब इंडिया और इजराइल, और दो यूएई और यूएसए। तो इस तरह I2U2, तो I2U2 समूह ने एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। क्या? नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, सॉरी माफ कीजिएगा, नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है I2U2 पहल की क्षमता के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करना, विशेष रूप से 7 प्रमुख क्षेत्रों। कौन से 7 प्रमुख क्षेत्र? जल, ऊर्जा, परिवहन, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। इन 7 क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है। और I2U2 समूह के अंतरिक्ष के फोकस क्षेत्र के तहत भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनकी सरकारों आर्टेमिस समझौतों के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। ठीक है, और इस परियोजना का उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थाओं और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों पर उनके काम को सक्षम बनाता है और मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष डाटा के अनुप्रयोग में हमारे सहयोग को बढ़ाता है। ठीक है, और I2U2 का गठन कब हुआ था ये बता दीजिए। तो इसका गठन अक्टूबर 2021 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस तरह के सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कुछ पुराने संगठन कब गठित हुए थे। ठीक है, इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। चलिए, 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक है पहला उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने करंट अफेयर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं कोई नहीं छोड़ूंगा। 21 सितंबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ग्रेटर नोएडा में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। कहाँ किया? ग्रेटर नोएडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कौन है राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तथा राज्य के कई मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहे। और यह प्रदर्शनी 25 सितंबर तक चली थी, 21 सितंबर से 25 सितंबर तक। और इसके राज्य उत्पादों, विशेषताओं, व्यंजनों और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने और बाजार उपलब्ध होने की आशा है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है और 96 लाख से अधिक MSME वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। 96 लाख से अधिक MSME वाले सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। चलिए, अगला टॉपिक है एलियन के अवशेष। अभी खूब चर्चा में रहा है, न्यूज़ में भी खूब दिखाया गया कि सितंबर 2023 में मेक्सिको के एक पत्रकार ने मेक्सिको की संसद में 2 एलियन के शव दिखाए थे। अब ये तथाकथित एलियन के शव थे, रियल में एलियन के शव थे, कुछ कंफर्म नहीं है। यह एलियन अवशेष पैरों की प्राचीन नजका लाइन्स के मतलब ये जो एलियंस हैं इनके अवशेष जो हैं, ये पैरों हटा दिए, ये जो अवशेष हैं ये प्राचीन नजका लाइन से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, नजका लाइन्स। और यह एलियन अवशेष लगभग 1000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो एलियन अवशेष हैं ये मैक्सिको की संसद में दिखाए गए हैं और ये नजका लाइन्स में पाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे है मिथुन को खाद्य पशु की मान्यता। एक पशु है, आपने देखा होगा उसके ढेर सारे बाल लटके रहते हैं और ये भैंस के जैसा होता है, भैंस या बैल के जैसा होता है, इसे मिथुन कहा जाता है। नॉर्मली ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सामान्यतः उत्तर पूर्व में पाए जाने वाले पशु मिथुन को एक खाने योग्य पशु की मान्यता प्रदान की है। यानी कि अब इसके पहले इस पर रोक थी, लेकिन अब इसे काटकर इसके मांस को खाया जा सकता है। साथ ही ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिथुन किसानों को प्रतिस्पर्धा कीमतों पर व्यापार करने में मदद करने के उद्देश्य से खरीदार और विक्रेता के रूप में पंजीकृत करने हेतु अनित्रा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिथुन एक पशु है, इसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, चलिए 10वां टॉपिक देखते हैं, नागोर्नो कराबाख विवाद।
नागोर्नो काराबाख एक बहुत ही विवादित रीजन है, किसके किसके बीच में? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। किसके किसके बीच में? आर्मेनिया और अजरबैजान। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, किन दो क्षेत्रों के बीच में ये विवादित क्षेत्र है? ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवादित क्षेत्र है। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच में युद्ध विराम और पूर्ण आत्मसमर्पण रूसी प्रस्ताव पर, रूस के प्रस्ताव पर ये दोनों सहमत हो गए हैं, आत्मसमर्पण और युद्ध विराम के लिए। और वर्तमान नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवाद की शुरुआत 1918 में तब हुई थी जब दोनों देश रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों रूस से ही आज़ाद हुए थे, यानी आप कह सकते हैं सोवियत संघ से आज़ाद हुए हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में नागोर्नो काराबाख 1918 से विवादित क्षेत्र है। चलिए, प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की है और पुराने संसद भवन को संविधान सदन या संविधान भवन का नाम दिया है। जो पुराना संसद भवन है इसका निर्माण कब हुआ था? 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में पूरा हुआ था। अभी चर्चा में है इसलिए आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसे आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था और इस भवन को मूल रूप से काउंसिल हाउस कहा जाता था और इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिश भारत की विधायिका मौजूद थी, ठीक है। ये आपने पुराने संसद भवन के बारे में जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक यानी 12वें टॉपिक की ओर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बहुत चर्चा में रहा है और बहुत विवादित रहा है। सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधानमंडल में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया है और ये लोकसभा से पास भी हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो गया है। इस विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के तहत लोकसभा में पेश किया, ठीक है। और मौजूदा कानून के अनुसार अगला जो परिसीमन होगा 2026 में, उसके बाद होने वाली जनगणना के बाद ही इसको लागू किया जाएगा। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि विधेयक कम से कम 2027 तक कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 41वां भारतीय विरासत स्थल शांति निकेतन। भारत में अब कुल 42 विरासत स्थल हो गए हैं। अब 41वां कौन सा है? शांति निकेतन। शांति निकेतन कौन सा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जिसे स्थापित किया था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। और यह भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में सुंदरबन, दार्जिलिंग माउंटेन, मतलब इसके पहले पश्चिम बंगाल में ये तो चौथा है, ठीक है। इसके पहले 3 और विरासत स्थल पश्चिम बंगाल में मौजूद है। कौन कौन से? सुंदरवन, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे और दुर्गा पूजा। ये दुर्गा पूजा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत स्थल है उसके रूप में है। अब ये चौथा हो गया है शांति निकेतन। तो पश्चिम बंगाल में अब 4 विरासत स्थल हो चुके हैं यूनेस्को के, ठीक है। चलिए आगे है कि शांति निकेतन के बारे में जान लीजिए। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान ये घोषणा की गई है, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है शांति निकेतन के बारे में। मानवता की एकता या विश्व भारती को मान्यता देते हुए 1921 में शांति निकेतन में एक वैश्विक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। और यह प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित एक आवासीय विद्यालय और कला केंद्र है। ये आपने जाना शांति निकेतन के बारे में, जो कि 41वां विश्व विरासत स्थल घोषित हो चुका है। 42वां भारत का विश्व विरासत स्थल कौन सा है? होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह के बारे में थोड़ा जान लीजिए। फिलहाल ये जान लीजिए कि न्यूज में क्यों है। सितंबर 2023 में होयसल मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को सूची में भारत का 42वां स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और जो होयसल शासक थे वो 11वीं से 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करते थे। 11वीं से 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर इन्होंने शासन किया होयसल शासकों में, जिनकी राजधानी हले बिंदु या द्वार समुद्र थी। इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवालों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और कर्नाटक के नवीनतम विरासत स्थल में 12वीं-13वीं शताब्दी के 3 मंदिर शामिल हैं। होयसल मंदिर के पहले 3 और ऐसे मंदिर हैं, मतलब 3 और से स्थल हैं जो कर्नाटक में विश्व स्थल में शामिल हो चुके हैं। लेकिन होयसल मंदिरों में भी 3 मंदिर शामिल हैं। कौन कौन से? बेलूर में
चिन्नाकेशव मंदिर, बेल्लूर में चिन्नाकेशव मंदिर, हलेबिंदु में होयलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर का केशव मंदिर, ये सब होयसल के मंदिर हैं। ठीक है, इसके पहले कर्नाटक के 2 और अन्य समूह जो हैं विरासत स्थल में शामिल हो चुके हैं। कौन कौन से? हम्पी शामिल हो चुका है 1986 में, और पट्टडकल 1987 में। ठीक है, पट्टाडकल ये 1987 में ये शामिल हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा पश्चिमी घाट जो है वो भी शामिल हो चुका है, लेकिन वो केवल कर्नाटक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला यानी 15वां टॉपिक है यशोभूमि एक्सपो सेंटर। क्या है? यशोभूमि एक्सपो सेंटर। सितंबर 2023 में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका में, कहाँ पर? नई दिल्ली के द्वारका में 5,400 करोड़ रुपए की इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर यशोभूमि, क्या नाम है इसका? यशोभूमि के चरण 1 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अब यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकती है। इसमें मुख्य सभागार, भव्य बाल रूम और 11,000 प्रतिनिधियों को बैठने की कुल क्षमता वाले 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। कितने लोग? 11,000 प्रतिनिधि इसमें बैठ सकते हैं। इसके मुख्य सभागार में करीब 6,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यशोभूमि क्या है? एक ऑडिटोरियम है एक प्रकार का। ठीक है, चलिए भोज वेटलैंड अभी चर्चा में क्यों है? भोज वेटलैंड जो है अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को जल निकायों को होने वाली भारी नुकसान के कारण भोज जो वेटलैंड है उसमें क्रूज जहाज़ों के साथ साथ अन्य मोटर चलित नौकाओं को संचालन को रोकने का आदेश दिया है। आप भोपाल जाएंगे तो भोपाल में एक बहुत बड़ी झील है जिसे भोज वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। इसमें नौकाएं चलती हैं। कौन सी नौकाएं चलती हैं? मोटर से चलने वाली। तो इनके चलने पर एनजीटी में रोक लगा दी है। भोज वेटलैंड जिसे भोपाल झील के नाम से भी जाना जाता है, यह एक रामसर साइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। अब लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वजन या माप बेचने के लिए OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पैटर्न अनुमोदन प्रमाणन अनिवार्य है। अगर आप भारत में किसी प्रकार का बाँट, तराजू या फिर मापने तोलने की कोई भी सामग्री बेचते हैं तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि सितंबर 2023 को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली में घोषणा की है कि भारत अब 13वां देश बन गया है जो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अभी तक भारत में ये प्रमाण पत्र जारी नहीं होते थे, लेकिन अब भारत 13वां ऐसा देश बन गया है जहाँ पर ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। और ठीक है, OIML एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और भारत 1956 में इसका सदस्य बना था। ठीक है, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है 18वां टॉपिक, सारागढ़ी स्मारक। आपने सारागढ़ी के बारे में खूब अच्छे से सुना होगा। पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित एक औपचारिक समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई में 21 बहादुर सिख सैनिकों की शहादत को समर्पित एक अत्याधुनिक स्मारक की आधारशिला रखी है। अब सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में जान लीजिए। सारागढ़ी की जो लड़ाई है वो 12 सितंबर 1897 को समाना रिज जो पाकिस्तान में है वहाँ पर हुई थी और 36 सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने लगभग 10,000 अफगान हमलावरों के खिलाफ बहादुरी से अपनी पोस्ट पर का बचाव किया था। ठीक है, और फिरोजपुर जिला में हुसैनी वाला स्मारक भी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी है कि फिरोजपुर जिला में हुसैनी वाला स्मारक भी है जहाँ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु भी शहीद हुए थे। फिरोजपुर में ही इनको फांसी दी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल क्यों चर्चा में है? यूनिटी मॉल इसलिए चर्चा में है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कुल 3 यूनिटी मॉल देने की घोषणा की गई है जो लखनऊ के अवध शिल्पग्राम, आगरा, वाराणसी में स्थित होंगे। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में, आगरा में और वाराणसी में ये यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। अब यूनिटी मॉल के बारे में जान लीजिए। भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2023-24 में देश के सभी राज्यों में यूनिटी मॉल स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है,
यूनिटी मॉल, ये केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी। यूनिटी मॉल का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता, मेक इन इंडिया, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रयासों और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों और स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, ये यूनिटी मॉल का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश के उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल बनेंगे। कहाँ कहाँ? आगरा में, वाराणसी में और लखनऊ में। और देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था उज्जैन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस क्या है? एकात्मकता की प्रतिमा। तो सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित धार्मिक शहर ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर, कहाँ पर? मंधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो स्टैचू ऑफ वननेस किस पर आधारित है? ये दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी पर आधारित है। और स्टैचू ऑफ वननेस, जिसे एकात्मकता की प्रतिमा भी कहते हैं, इसका नामक इस स्मारकी परियोजना में एक बहुधातु की मूर्ति आदि शंकराचार्य को 12 वर्षीय लड़के के रूप में चित्रित करती है। जो ये मूर्ति है ना, इसमें आदि शंकराचार्य 12 वर्ष के एक बालक के रूप में है, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती चरण का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है अमेरिका में सनातन धर्म दिवस। अमेरिका में सनातन धर्म दिवस। संयुक्त राज्य अमेरिका में लुइसविले के मेयर ने शहर में 3 सितंबर 2023 को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। कब? 3 सितंबर 2023 को। और कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसविले अमेरिका के राज्य केंटुकी में स्थित शहर है। ठीक है, केंटुकी राज्य में लुइसविले शहर है और वहाँ के मेयर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, ये क्या है? ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक जो है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली बार जो ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, लगभग 1000 लोगों ने इसमें भाग लिया था। मेनली एक जागरूकता पैदा करने के लिए LGBTQ सदस्यों के लोगों के लिए। ठीक है, LGBTQ जो लोग हैं इनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 1000 लोगों ने ट्रांस लोगों के खराब उपचार और स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसमें भाग लिया। LGBTQ सदस्यों के नेतृत्व में होने लोगों ने उन्हें यथावत स्वीकार करने के बारे में जागरूकता पैदा करने और 10 सितंबर 2023 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर एक प्राइड वॉक का आयोजन किया था। कुल मिला के बस आप याद रखिएगा, प्राइड वॉक क्या है? ये LGBTQ के समर्थन में एक लखनऊ में आयोजित प्रदर्शन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है या टॉपिक है, विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा। अब भारत में ही होगा, सीधी सी बात है। और भारत में सबसे ऊंचा कहाँ है? लद्दाख में। तो सीमा सुरक्षा संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ने लद्दाख के न्योमा में विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डे का निर्माण करने जा रहा है। ठीक है, योमा जो दक्षिणी लद्दाख में है। ठीक है, ये जो स्थान है योमा, ये दक्षिणी लद्दाख में है और ये लेह जिले के भीतर भारतीय वायुसेना के एक बेस की मेजबानी करता है। योमा की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग 4180 मीटर है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जो लड़ाकू हवाई अड्डा है वो कहाँ है? लद्दाख में BRO के द्वारा बनाया जा रहा है। और अगला टॉपिक है भारत UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। भारत UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक वित्तीय वार्ता के दौरान भारत UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की है। और यह सहयोगात्मक पहल भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को खोलने के लिए मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और नीति आयोग और लंदन शहर के संयुक्त नेतृत्व में जो ये पूरा UK IIFB का औपचारिक शुभारंभ इस सहयोग का केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। एयरबस के साथ समझौता। अभी एयरबस के साथ समझौता किसने किया है? एयरबस एक हवाई जहाज निर्माता कंपनी है। तो भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय, भारतीय रेलवे का एक गति शक्ति विश्वविद्यालय है जो पिछले साल करंट अफेयर में था। और ये कहाँ पर है? वडोदरा में है। वडोदरा में गुजरात के वडोदरा में ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है, इसने एयरबस के साथ भारतीय विमानन क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, और एयरबस और
गतिशक्ति विश्वविद्यालय नियमित छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए सेक्टर प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के सह विकास और सह वितरण संकाय के लिए संयुक्त अनुसंधान और उद्योग के अनुभव छात्रों के इंटर्नशिप और प्लेसमेंट और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में सक्षम करेंगे। ठीक है, तो मिला के बस अब ये जान लीजिए, एयरबस के साथ गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा ने समझौता किया है। किस लिए? सीधी सी बात है, ये एयर सेक्टर में उद्यमिता और कौशल के विकास हेतु। ठीक है, तो ये आज के 25 टॉपिक रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम 25